नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल यानी जी.इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हमारे 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस है, जो कि चैप्टर है साझेदारी लेखांकन। तो चलिए, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहले देखेंगे हम एक शब्द में उत्तर, और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जो कि है बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है तो कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होता है 10। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिन्होंने कंपनी अधिनियम 2013-14 पढ़ा है। वो बोलेंगे कि सर इसमें तो 50 होती है साझेदार की अधिकतम संख्या। तो बिल्कुल आप भी सही है और मैं भी सही हूँ। कैसे सही है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, इसके अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में कितनी संख्या होती थी, 10 होती थी। लेकिन अभी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, 13-14 के अनुसार क्या कर दिया गया है कि सभी साझेदारी फर्म में, यानी कि वो बैंकिंग व्यवसाय हो या किसी भी अन्य प्रकार का व्यवसाय हो, उसमें अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है, 50। तो अब हम यहाँ पर किसको सही मानेंगे। तो देखिए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन एक शब्द में उत्तर में आता है, तब आप चाहे 10 लिखे या 50, दोनों सही माने जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप 10 लिखते हैं तो आप उसके साथ लिखिएगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। लेकिन अगर आप 50 लिखते हैं तो इसके साथ आप लिखिएगा कि कंपनी अधिनियम 2013-14 के अनुसार। बस इतना सा आपको करना रहेगा, ताकि आपका जो आंसर रहेगा वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे फाइंड नहीं किया गया है कि कौन सा अधिनियम के अनुसार है। और अगर अधिनियम पूछ लिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आप लिखिएगा, अगर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार पूछा है तो अधिकतम संख्या कितनी होगी बैंकिंग व्यवसाय में, 10 होगी। और जो नॉर्मल से व्यवसाय उसमें कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है ना, नॉर्मल साझेदारी में कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन अब इस 10 और 20 को खत्म करके कितना कर दिया गया है, 50 कर दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अधिनियम को मेंशन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर होती है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है। कितनी होती है, क्या होती है, तो 6% वार्षिक। ठीक है ना, पर एनम वार्षिक इसकी दर होती है। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज का अभाव है, तो हम उस ऋण पर ब्याज कितना दे सकते हैं कि 6% वार्षिक दे सकते हैं। ये हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 में वर्णित नियमों में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। तो सभी को पता है समान अनुपात में होता है, यानी कि बराबर बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसका सही आंसर क्या लिखेंगे, समान अनुपात, यानी कि इक्वल रेशो में हम क्या कर देते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में सभी साझेदारों को लाभ और हानि का विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारों का दायित्व होता है। तो इसका भी सही आंसर सबको पता ही होगा। खैर, इसका जो आंसर है वो क्या है, असीमित। क्या होता है, असीमित। यानी कि जो साझेदार साझेदारी फर्म में साझेदार है, वो सभी अपने पूंजी तक उनका दायित्व सीमित नहीं होता है। जैसे कंपनी में हमने पढ़ा है कि कंपनी में क्या होता है कि दायित्व पूंजी तक सीमित होता है, लेकिन साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारों का दायित्व उनकी पूंजी तक ही सीमित नहीं होता है। यानी कि अगर कभी किसी साझेदारी फर्म को नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई साझेदारों की पूंजी में से करने के बाद भी अगर कोई नुकसान बच जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई सभी साझेदार अपने व्यक्तिगत संपत्ति को बेच करके क्या कर सकते हैं, उसकी पूर्ति करेंगे। इसलिए उनका दायित्व क्या है, असीमित माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, साझेदारी संलेख से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, साझेदारी संलेख क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ठहराव। क्या होता है, तो ये ठहराव है, या फिर हम बात करें तो ये एक प्रलेख है। अब सर ये तो अभिप्राय की बोल रहा है, देखिए यहाँ हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे कि अभिप्राय बोला उसने, है ना। साझेदारी संलेख क्या है ये बोलता तो हम ठहराव प्रलेख लिखते हैं। वैसे अब अभिप्राय बोल रहा है तो भी ये सही है, लेकिन कभी अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जो हम देखें तो ये रहेगा साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार जो हमारा व्यवसाय है, ठीक है, साझेदारी व्यापार के संचालन की जो हम शर्तें लिखते हैं, नियम लिखते हैं, संचालन की शर्तें व नियम। तो संलेख क्या है, तो साझेदारी व्यापार के संचालन की शर्तें और नियम इनका उल्लेख कहाँ होता है, इनका उल्लेख होता है साझेदारी संलेख में। तो इसका सही आंसर ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रलेख बोलते हैं उसे, ठहराव बोलते हैं उसे, अनुबंध बोलते हैं, विलेख बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारों के चालू खाते का शेष हमेशा होता है। तो देखिए,
चालू खाते का, करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है? आप सभी ने करंट अकाउंट बनाया होगा तो आपको पता होगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस एक ना तो डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, मतलब कभी वो डेबिट भी हो जाता है और कभी वो क्रेडिट भी हो जाता है। तो उसका सही आंसर क्या है? डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि दोनों हो सकता है। आप लिखिएगा कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डेबिट या क्रेडिट दोनों। ठीक है ना। अगला हम यहाँ देखेंगे, साझेदारी संलेख बनाना रिक्त स्थान है। तो देखिए साझेदारी संलेख क्या होता है, हमें पता है कि सभी साझेदार अपना बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं, या मौखिक रूप में करें या लिखित रूप में। अब देखो बनाना अनिवार्य है कि नहीं है वो उसने पूछा है, तो यहाँ हम देखेंगे ये ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक। ऐच्छिक क्यों होता है सर? क्योंकि देखिए हम यहाँ देखते हैं कि उसमें बातचीत यानी मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। तो बनाने की बात कही है, इसका मतलब वो लिखने की बात कर रहा है, यानी कि बनाना अनिवार्य होता है नहीं होता है? तो वो बनाना अनिवार्य नहीं होता है, यानी कि वो मौखिक भी हो सकता है, हमेशा लिखित होना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, आहरण पर ब्याज है। तो आहरण पर ब्याज क्या है? आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या हो मानी जाएगी? तो ये फर्म की आय है। क्या है? फर्म की आय। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है, यानी कि नगद कैश के रूप में देता है अपने हिस्से की राशि, तो इस राशि को डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम डेबिट कौन से अकाउंट में करेंगे? तो सबको वो जर्नल एंट्री तो पता होगी। जब कोई पार्टनर अपने साझेदार अपना हिस्से की ख्याति क्या करता है, फॉर्म में देता है नगद के रूप में, तो हम पता है उसको कैसे प्राप्त करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट करते हैं टू प्रीमियम। क्या करते हैं? प्रीमियम के रूप में प्राप्त करते हैं ना। ये एंट्री आपको बता देगी इसका सही आंसर क्या है। तो उसने बोला डेबिट करेंगे, तो इस राशि को डेबिट कहाँ करेंगे? तो भैया कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? रोकड़ खाते में। क्या आंसर आएगा? रोकड़ खाते में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण को हस्तांतरित किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ क्यों पूछे जा रहे हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये साझेदारी लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत होते हैं। ये पहला चैप्टर हमारा जिसमें नॉर्मल सी जो पार्टनरशिप से संबंधित चीजें वो भी आ जाती है। तो आप ये मत बोलिएगा कि सर ये फर्म के विघटन का क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया। ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं कि फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण को हस्तांतरित किया जाता है। तो जब फर्म का विघटन होता है तो साझेदारी का ऋण जो होता है, अगर किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो उसको कौन से खाते में हस्तांतरित करेंगे? तो हम उसको साझेदार के ऋण खाते में, किस खाते में? साझेदार के ऋण खाते में हम उसको हस्तांतरित करेंगे, ऋण खाते में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? देखिए पुनर्मूल्यांकन सबने पढ़ा ही है, रीवैल्यूएशन जिसे हम बोलते हैं। अब उस पर जो प्रॉफिट होता है वो किस अनुपात में बढ़ता है? तो वो उनके पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है पुराने लाभ हानि अनुपात में। क्या आएगा इसका सही आंसर? पुराने लाभ हानि अनुपात में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे कि नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात कहलाता है। देखिए अगर आप न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? गेन निकलेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? नफे का अनुपात। क्या कहेंगे? नफे या लाभ का अनुपात। नफे या लाभ का अनुपात। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? नफे या लाभ का अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। देखो जब किसी साझेदार का एडमिशन होता है और उस समय हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसको कहाँ करते हैं? तो पुराने साझेदारों में। कहाँ करते हैं? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। कहाँ करते हैं? पुराने साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते में, है ना, कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा पुराने साझेदारों के। यहाँ नए का उसमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना। पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में हम ट्रांसफर करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, साझेदारों के मध्य किया गया ऐसा अनुबंध जिसमें व्यापार संचालन के नियम हो। क्या हो? उनके बीच जो अनुबंध किया है जिसमें व्यापार संचालन के नियम हो उसे क्या कहते हैं? तो सभी ने अभी ये वाला क्वेश्चन देखा ही है। क्या कहते हैं? हम साझेदारी संलेख हम यहाँ पर उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? साझेदारी संलेख। हमने देखा है कि संलेख में क्या लिखा रहता है? तो उसके संचालन के नियम व शर्तें लिखी रहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साझेदारी संलेख। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारी व्यापार में लाभ हानि खाते का शेष किस खाते में अंतरित किया जाता है? देखो जब पी&एल अकाउंट जो होता है, पी&एल अकाउंट की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। लाभ हानि खाते का शेष, पी&एल अकाउंट, लाभ हानि नियोजन नहीं बोला उसने, है ना। तो किस खाते में अंतरित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? साझेदारी
खाते साझेदारी व्यापार में लाभ हानि खाते का शेष हम कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो हम साझेदार के इसमें नहीं करेंगे, हम कहाँ करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में। तभी तो हम उसके बीच अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, सभी साझेदारों को उस लाभ को बांट रहे हैं, तो यहाँ इस पे फोकस कीजिएगा आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारी व्यापार में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। अब देखो यहाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया, अधिकतम कितनी होती है, तो मैं आपसे फिर से वही कहूंगा कि आप जो भी संख्या लिखें उसके साथ आप अधिनियम भी लिखें। वैसे तो अधिकतम कितनी होती है, 50, ठीक है ना, अभी 2013 और 14 के अनुसार। लेकिन अगर आप 10 लिखेंगे तो बैंकिंग में 10 आएगी और 20 किस में आएगी, सामान्य से व्यवसाय में आएगी। लेकिन ये कौन सा अधिनियम, 1932 के अनुसार आएगी। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा संख्या को लेकर के कि आप अगर 50 लिखते हैं तो इसको आप अधिनियम को मेंशन कीजिएगा, आप 10 या 20 लिखते हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है। देखिए साझेदारी का पंजीयन की बात हो रही है ना, तो साझेदारी में छोटी हो या बड़ी आप पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है, वो ऐच्छिक होता है। अगर साझेदार चाहें तो अपना उसका क्या कर सकते हैं, पंजीयन करवा सकते हैं, ठीक है ना, वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, एक अनिवार्य नहीं है। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में अनिवार्य नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि भैया सामूहिक रूप से उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्म। जो फर्म होती है, जो सिंगल है, वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, वो फर्म कहलाते हैं। उसने यहाँ पूछा है सामूहिक रूप से, अगर यही क्वेश्चन वो पूछ लेता और बोल देता व्यक्तिगत रूप से, तो इसका सही आंसर क्या था, साझेदार आता। लेकिन उसने पूछा है सामूहिक रूप से, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, चालू खाता किस प्रणाली में खोला जाता है। तो हमने पढ़ा है दो प्रकार की प्रणाली, एक स्थिर और एक परिवर्तनशील। तो हमें पता है हमें पूंजी को स्थिर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चालू खाता खोलना पड़ेगा। तो स्थिर पूंजी पद्धति, इसका सही आंसर क्या हुआ, स्थिर पूंजी पद्धति में हम क्या करते हैं, प्रणाली में हम क्या करते हैं, चालू खाता खोलते हैं, ओपन करते हैं। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे 20 नंबर का, साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण को लिखिए। देखिए आप कोई एक कारण पूछा है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, यानी कि अस्वस्थता, वृद्धावस्था, ठीक है ना, या लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से आप कोई भी कारण लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, उस खाते का नाम बताइए जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि के लिए बनाया जाता है। तो देखिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम उनकी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू लिखते हैं। बताइए कौन सा खाता है वो जिसमें कमी या वृद्धि को लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा सोचिएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है, पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या है, पुनर्मूल्यांकन, यानी कि रीवैल्यूएशन। क्या होता है, रीवैल्यूएशन। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है ना। पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जब भी कभी साझेदार का प्रवेश होता है, निवृत्ति होती है, मृत्यु होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें संपत्ति और दायित्व की कमी वृद्धि का हम उल्लेख करते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारों द्वारा व्यवसाय में निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी क्या कहलाएगी। तो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई साझेदार पैसा निकाल रहा है या कोई माल निकाल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग, यानी कि आहरण आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, ख्याति क्या है। अब इसने पूछ लिया है कि ख्याति किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, ख्याति किसी फर्म को लोकप्रियता का एक प्रतिफल माना गया है। इसको हम लिख सकते हैं, ख्याति एक क्या है, प्रतिफल है। क्या है, लोकप्रियता का, ख्याति क्या है, तो लोकप्रियता का, लोकप्रियता, हम कितने फेमस है, लोकप्रियता का प्रतिफल। जो हम गुडविल होता है वो क्या कहलाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति ज्यादा फेमस होता है, ठीक है ना, तो वो उसकी वजह से ज्यादा क्या करता है, अपेक्षित लाभ जो होता है उसका, उससे ज्यादा लाभ कमाता है, यानी कि जितना लाभ उसको मिलता है उससे अधिक लाभ कमाने की जो शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, साझेदार से क्या आशय है। तो सभी को पता है पार्टनर किसे कहते हैं, कि जब एक व्यक्ति क्या होता है, अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के कोई फर्म निर्माण करता है, व्यापार करता है, क्या कर लेता है, वो पूंजी लगा कर एक बिजनेस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं, ठीक है ना। अगला इसका क्वेश्चन आंसर आता है, फर्म किसे कहते हैं। तो फर्म क्या है, सभी को पता है फर्म क्या है, साझेदारों के सामूहिक रूप को। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, तो साझेदारों का जो सामूहिक रूप है, साझेदारों का सामूहिक रूप क्या है,
तो एक फर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक फर्म के साझेदारों की न्यूनतम सदस्यों की सीमा क्या होती है, यानी कि न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं साझेदारी में। तो हमने पढ़ा है कि कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, यानी कि 2 सदस्य नहीं होते हैं तो साझेदारी नहीं मानी जाती है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आता है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी व आहरण पर ब्याज की दर क्या होती है। तो हमने पढ़ा है कि भैया साझेदारी संलेख का अभाव होता है और पूंजी पर और आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता है, यानी कि क्या होती है, दर शून्य होती है। तो आपको इसका सही आंसर क्या लिखेंगे, शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे यहाँ पर सत्य असत्य। देखिए आपके इस जो एग्जाम है, त्रैमासिक परीक्षा जो है, इसमें सत्य असत्य भी पूछे जा सकते हैं, तो उससे संबंधित भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मिलते जुलते मिले, ताकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने लिखा है, ठीक है। वो आपसे एक शब्द में उत्तर में पूछ सकता है, वो सत्य सत्य में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारी एक ऐसा अनुबंध है जो आपस में लाभ बांटने के लिए किया जाता है, तो क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए हम संलेख इसीलिए करते हैं ताकि उनके बीच क्या हो, झगड़ा ना हो। तो झगड़ा ना हो तो किसके लिए, लाभ बांटने का हम अगर संलेख कर लेंगे तो उनके बीच झगड़ा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य, यानी कि ये क्या है, सही है, राइट है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर, साझेदारी में कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण बिना सभी साझेदारों की सर्वसम्मति के कर सकता है। ये संपत्ति नहीं है, सम्मति है, ठीक है ना, यानी कि सभी की मर्जी के। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है असत्य। ये क्या है, असत्य है। वापिस से इस क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, साझेदारी में कोई भी साझेदार, यानी कि कोई भी एक साझेदार अपने हित का हस्तांतरण बिना सभी साझेदारों की सम्मति, यानी कि साझेदारों की उसने सहमति के बिना क्या कर रहा है, वो अपना हस्तांतरण कर रहा है अपने हितों का, तो ये गलत है, ठीक है ना। उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर उसकी सहमति लेना पड़ती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, साझेदारी संलेख के अभाव में न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और न ही आहरण पर ब्याज लिया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा था, उसमें दर क्या होती है, शून्य होती है। तो ये क्या आता है, ये सत्य है कि ना तो हम ब्याज देते हैं और ना ही आहरण पर ब्याज लेते हैं। कब, जब साझेदारी संलेख का अभाव हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व सीमित होता है। तो अभी हमने इससे संबंधित क्वेश्चन देखा था कि साझेदारों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, असत्य है ये, ठीक है ना, क्योंकि दायित्व तो क्या होता है, असीमित होता है, और इसने क्या बोला है कि दायित्व सीमित होता है क्या, तो हम इसको क्या दे देंगे, असत्य। अगर यहाँ आ जाता असीमित तो ये क्या बन जाता, सत्य बन जाता। थोड़ा सा आप क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी की कमी को सभी साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। बड़ा ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है होगा आपको, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि सत्य, यानी कि अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए तो उसकी पूंजी में जो कमी आती है, उस कमी को कौन पूरा करता है या वहन कौन करता है, तो बाकी के जो साझेदार है वो इस कमी को पूरा करेंगे या वहन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता खोला जाता है क्या। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, असत्य है ये, क्योंकि हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता नहीं खोलते हैं, हम स्थिर पूंजी पद्धति में चालू खाता खोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। तो अभी हमने देखा था इसका आंसर कि ये क्या होता है, ऐच्छिक होता है, यानी कि मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, क्योंकि इसने बनाना दिया है। लेकिन हाँ, साझेदारी संलेख करना अनिवार्य जरूर है। यहाँ देखना थोड़ा सा संभल के आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, साझेदारी संलेख बनाना, यानी कि वो लिखित की बात कर रहा है। तो लिखित करना अनिवार्य है क्या, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि हम संलेख क्या करते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं और लिखित भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसका यथाशीघ्र अपलेखन कर देना चाहिए, यानी कि अच्छी कंपनियां क्या करती है, उसको अपलिखित कर देती है, उसको समाप्त कर देती है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर जो होता है वो क्या रहेगा, सत्य रहेगा, क्योंकि अच्छी फर्म में क्या करती हैं, जो गुडविल होती है उसको समाप्त कर देती है, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव भी यहाँ पर बिजनेस पर, व्यापार पर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नया अनुपात माइनस पुराना बराबर लाभ प्राप्ति का अनुपात, ठीक है ना। ये लाभ प्राप्ति का अनुपात है, ये माइनस का सिंबल नहीं है, उसको आप थोड़ा देखिएगा। लाभ प्राप्ति अनुपात है, तो क्या ये सही फॉर्मूला है, तो बिल्कुल ये सही फॉर्मूला है कि जब न्यू में से हम ओल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, गेनिंग, इसलिए हम इसको आंसर क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या पंजीयन कराना अनिवार्य है क्या, तो साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता, इसलिए ये आंसर क्या रहेगा, सत्य रहेगा, क्योंकि अनिवार्य नहीं है। कंपनी में जरूर अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि विलेख ब्याज दर के बारे में मौन है, यानी कि संलेख का अभाव है, तो फर्म
में साझेदारों के ऋण पर 12%, ये प्रतिशत है, 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। तो अभी हमने देखा था ऋण पर ब्याज कितना दिया जाता है, 6% पर एनम। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा कि ये असत्य है, क्योंकि इसने क्या दिया है, 12% दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, साझेदारों के बीच बिना किसी लिखित समझौतों के एक वैध साझेदारी गठित की जा सकती है। तो देखिए बिना किसी लिखित समझौते के, ठीक है ना, कोई समझौता नहीं हुआ है उनके बीच, तो क्या हम एक वैध साझेदारी गठित कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा सत्य। अब सत्य क्यों है? क्योंकि देखिए हमने देखा है कि साझेदारी संलेख जो होता है वो लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। इसीलिए अगर मौखिक संलेख करके भी वो अगर साझेदारी करते हैं गठित, तो वो भी क्या मानी जाएगी, एक वैध साझेदारी मानी जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सत्य। अगला क्वेश्चन है, एक बैंकिंग फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 तक हो सकती है। तो देखिए मैंने इसके बारे में आपको अभी समझा दिया है कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है, 10 होती है। किस अधिनियम के अनुसार, 1932 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कितनी होती है, 10 होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, असत्य है ये, ठीक है ना, क्योंकि सत्य कितना है, 10 है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, यदि विलेख मौन है यानी कि संलेख का अभाव है, तो साझेदार द्वारा आहरित राशि पर ब्याज अनुपात कितना रहेगा, 6% की दर से देय होगा। तो अभी हमने देखा था कि आहरण पर जो ब्याज होता है वो संलेख के अभाव में नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, असत्य रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा इसका, असत्य आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, प्रत्येक साझेदार व्यवसाय क्या है कि प्रत्येक साझेदार व्यवसाय को प्रमुख रूप से चलाने के साथ साथ दूसरे साझेदार के लिए अभिकर्ता का भी काम करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सत्य है, ठीक है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक साझेदार व्यवसाय को प्रमुख रूप से चलाने के साथ साथ दूसरे साझेदार के लिए भी अभिकर्ता का भी कार्य करता है, मतलब एजेंट का काम करता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि साझेदार क्या होता है, एक एजेंट भी होता है और साथ में एक प्रधान भी होता है, तो इसलिए वो अभिकर्ता का भी काम करता है, इसलिए सत्य आएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के बीच विवाद के समाधान की प्रविधि साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती है। यानी कि अगर कभी किसी साझेदारों के बीच कोई विवाद होता है तो साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको असत्य, ठीक है ना, कि अगर कभी किसी साझेदार फर्म में कि कभी साझेदारों के बीच विवाद हो जाता है तो उसका समाधान हम कैसे करते हैं, वो साझेदारी विलेख के हिसाब से करेंगे ना। अगर हमने जो संलेख बनाया है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से करेंगे। अब इसने क्या बोला कि नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, असत्य। अगला हम देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए आपके इसमें क्या आते हैं, खालिस्तान भी आते हैं, तो हमने आपके लिए खालिस्तान भी हम लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, साझेदारी का जन्म रिक्त स्थान से होता है। तो बड़ा सिंपल सा है कि हम यहाँ पर साझेदारी का जन्म कैसे कहते हैं, ठहराव से करते हैं, समझौतों से करते हैं, समझौतों या समझौते, ठीक है ना। इसको हम ठहराव भी लिख सकते हैं, ठहराव, या अनुबंध भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि यार सर कि अनुबंध लिखे, समझौता लिखा, ठहराव, ये सभी एक ही नाम है। तो साझेदारी संलेख से क्या होता है, साझेदारी का जन्म होता है, जिसे हम समझौता, ठहराव, अनुबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्म में साझेदारों का दायित्व रिक्त स्थान होता है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, अभी हमने 2 बार इसके बारे में चर्चा कर ली, असीमित। क्या था इसका, असीमित। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी पूंजी पद्धति में रिक्त स्थान खाता भी खोला जाता है। तो कौन सा खाता हम खोलते हैं, पूंजी पद्धति कौन सी होती है हमारी, स्थिर, स्थायी, तो उसमें हम चालू खाता खोलते हैं। पूंजी के साथ साथ कौन सा खाता खोलता है, तो चालू खाता खोलता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, गुणनफल विधि से रिक्त स्थान पर ब्याज ज्ञात किया जाता है। तो हमने देखा है आहरण पर ब्याज हम क्या करते हैं, गुणनफल विधि से, यानी कि प्रोडक्ट मेथड से हम क्या करते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आहरण पर ब्याज। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान खाते पद्धति में साझेदारों की पूंजी सदैव स्थिर रहती है। तो इसका सही आंसर है, कौन सी पद्धति में पूंजी स्थिर रहेगी, तो भैया स्थिर पूंजी पद्धति में। तो हम यहाँ लिखेंगे स्थायी खाते पद्धति में। स्थायी खाते पद्धति में क्या रहती है, पूंजी स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुणनफल विधि द्वारा रिक्त स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है। तो गुणनफल विधि द्वारा, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। गुणनफल विधि द्वारा रिक्त स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है, तो गुणनफल के योग पर, ठीक है ना, या फिर हम बात करें आहरण पर, रिक्त स्थान पर ब्याज की गणना। अच्छा, इसका जो आंसर है ना, आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि कौन सी वैल्यू पर गणना की जाती है, यानी कि आहरण पर जितना आहरण किया गया उस आहरण की राशि पर की जाती है,
या अब यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या राशि नहीं दिया गया है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आहरण लिख सकते हैं कि गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है, ठीक है ना। अगर वो राशि पूछ लेता है कि कौन सी राशि पर की जाती है, तो हम इसका क्या आंसर लेते हैं, गुणनफल, गुणनफल के योग पर, ठीक है। जो गुणनफल का योग आता है, जो प्रोडक्ट वैल्यू आती है, उस प्रोडक्ट वैल्यू पर हम ब्याज की गणना करते हैं, ठीक है ना। लेकिन किस में करते हैं, तो आहरण पर ब्याज की गणना। अगला क्वेश्चन आता है, नफे के अनुपात से पुराने साझेदारों के अनुपात में रिक्त स्थान होती है। तो सिंपल सी बात है, नफा मतलब फायदा, तो क्या होगी, वृद्धि होगी, तो इसका सही आंसर क्या है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्म के समापन पर सर्वप्रथम रिक्त स्थान दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो देखो अगर फर्म का समापन होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहरी लोगों को यानी कि बाह्य दायित्वों का भुगतान कर देंगे, जो हमारा आंसर रहेगा बाह्य दायित्व। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, साझेदारी संलेख बनाना रिक्त स्थान नहीं है, तो क्या नहीं है, तो बनाना अनिवार्य नहीं है, इसका आंसर क्या है, अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राप्ति का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस रिक्त स्थान अनुपात। तो हमारा जो नफे का अनुपात होता है यानी कि लाभ का अनुपात होता है, प्राप्ति का अनुपात होता है, उस कैसे निकालते हैं, हम न्यू में से क्या माइनस करते हैं, पुराने यानी कि ओल्ड को, पुराना अनुपात, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, पुराना अनुपात। अगला क्वेश्चन आता है, साझेदारी फर्म में रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान का संबंध होता है। साझेदार का फर्म में क्या संबंध होता है, तो अभी हमने बात की थी कि प्रधान और एजेंट का, प्रधान और एजेंट यानी कि सेवक और स्वामी का, स्वामी सेवक आप लिख सकते हैं या प्रतिनिधि आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, संपत्ति और दायित्व के परिवर्तन मूल्य जब पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं तब रिक्त स्थान खाता बनाया जाता है। देखो पुनर्मूल्यांकन खाता हम बनाते हैं जब संपत्ति और दायित्व में जो परिवर्तन होता है यानी कमी वृद्धि उसको दिखाते तब, लेकिन जब हम नहीं दिखाते, यहाँ इसने क्या पूछा है, नहीं दिखाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा स्मरण, स्मरण पुनर्मूल्यांकन, ठीक है ना। अगर आप उसको दिखाओगे, ठीक है ना, जो इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू है उसको अगर आप दिखाना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी बुक्स है, जो हमारी बुक्स है उन बैलेंस शीट में अगर हम परिवर्तित मूल्य को दिखाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। लेकिन जब हम पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहेंगे तो हम कौन सा खाता बनाएंगे, स्मरण पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है ना। तो इसका आंसर थोड़ा सा याद रखना आप। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ख्याति की राशि पर अधिकार रिक्त स्थान साझेदारों का होता है, यानी कि गुडविल पर किसका अधिकार होता है, तो पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ लेंगे, साझेदारी फर्मों का पंजीयन रिक्त स्थान है, तो इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसको हमने एक बार पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।